अभी फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ नज़दीकी जो जेआर लाइन्स का स्टेशन है। और आज हम कवर करने वाले हैं जापान में टोक्यो का डिज़नीलैंड। टोक्यो में एक्चुअल में 2 डिज़नी के पार्क्स हैं। एक तो डिज़नीलैंड है। डिज़नीलैंड दुनिया में और भी काफ़ी सारी जगहों पे, हमने हांगकांग वाला भी कवर कर रखा है। आपने अगर मेरे चैनल पे नहीं देखा हो तो ज़रूर जाके देख लेना। और वैसा ही डिज़नीलैंड टोक्यो में भी है, पर टोक्यो में जो एक यूनिक है वो है डिज़नी सी। डिज़नी सी दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो है टोक्यो में। हम उसको भी कवर करने वाले हैं, पर आज हम फ़िलहाल डिज़नीलैंड जा रहे हैं। तो डिज़नीलैंड चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ राइड्स अट्रैक्शंस हैं, किस तरह से ये डिज़नीलैंड हांगकांग वाले डिज़नीलैंड से अलग है। मेट्रो स्टेशन पहुंचने से पहले मैं आ गया हूं फैमिली मार्ट। फैमिली मार्ट में से एक बढ़िया सी आइस्ड कॉफ़ी लेंगे और साथ में लेता हूं मैं इनमें से कोई एक सैंडविच, क्योंकि वहां पहुंच कर के फिर इतना एक्साइटिंग डे और इतना फुलफिल्ड डे रहने वाला है कि पहले थोड़ी एनर्जी ब्रेकफास्ट के थ्रू मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के ब्रेकफास्ट में मैंने ली है एक आइस्ड कैफ़े लाटे और एक एग सैंडविच यहीं 7-Eleven से। और अभी इसको जल्दी से फिनिश करके फिर निकलते हैं मेट्रो में डिज़नीलैंड की ओर। The doors on the right side will open. टोक्यो बीइंग सच ए लार्ज सिटी, जस्ट लाइक मुंबई, जैसे मुंबई में भी लोगों का घर और ऑफिस बहुत दूर दूर होता है, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा डिस्टेंसेस इनको ट्रैवल करने पड़ता है, थैंक्स टू द वेल डेवलप्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। पर फिर भी आप देख ही सकते हो किस तरह हर कोई जल्दी में रहता है। और यहाँ पे एक ज़्यादा अच्छी बात ये भी है कि जो आदमी जल्दी में रहता है उससे बाकी सारे कोऑपरेट करके चलते हैं। मतलब आप देखोगे कि किसी भी तेज़ चल रहे आदमी के बीच में कोई आएगा नहीं रास्ते में। और हमेशा एस्केलेटर का भी एक साइड खाली रखा जाता है, ताकि जिसको जल्दी हो वो साइड से एस्केलेटर पे भी चढ़ता हुआ और जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो जी फाइनली 3 मेट्रो लाइंस और 2 स्टेशंस को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं टोक्यो डिज़नीलैंड के बेहद करीब। और यहाँ पहुँचते से ये जो म्यूज़िक और ये जो वाइब और ये जो पूरा यहाँ का आर्किटेक्चर है ना, इसे देख कर के मन के अंदर का जो बच्चा होता है वो फिर से जाग गया है। और अब मैं रुक नहीं पा रहा हूँ अंदर एंटर करने के लिए। अभी तक मैं सोच रहा था यार कुछ देर और बिता के थोड़ा दोपहर को 1-2 बजे आसपास मैं डिज़नीलैंड निकलता, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ और जल्दी क्यों नहीं आया। मुझे अभी इस पूरे सफ़र में, जो मेट्रो का सफ़र मैंने शिंजुकू एरिया से यहाँ तक का किया है, उसमें मुझे 1.5 घंटे के करीब लगा है। फ़िलहाल मैं इस होटल के बहुत नज़दीक आ चुका हूँ। ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये डिज़नी वालों का होटल है। पीछे ये देख रहे हो आप, ये है टोक्यो डिज़नी की मोनोरेल। ये मोनोरेल इस पूरे रिजॉर्ट में ही चलती है। इसके 3-4 स्टेशन हैं। एक है डिज़नीलैंड स्टेशन, एक है पीछे टोक्यो डिज़नी रिजॉर्ट मेन स्टेशन, एक जो टोक्यो का डिज़नी सी मैंने आपको बताया जो हम परसों कवर करने वाले हैं, वहाँ तक भी यही आपको ले जाएगी। तो परसों के दिन हम जब डिज़नी सी जाएंगे तो इसी में बैठ करके जाएंगे, तो इसके अंदर का भी एक्सपीरियंस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। बड़ा क्विक सा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करके अंदर भी एंट्री हो चुकी है। सबसे बेस्ट बात मुझे जो फॉरेन कंट्रीज़ की लगती है, वो अनलाइक हमारे एयरपोर्ट्स और मेट्रो स्टेशन, ये आपको ऐसे पूरी तरीके से ऐसा ऐसा करके चेक नहीं करते हैं। इनके पास हाई क्वालिटी सेंसर्स रहते हैं, बस कहते हैं इसमें से गुजर जाओ, और फिर इनको खुद ही पता पड़ जाता है कि इसकी ज़्यादा डिटेल में चेकिंग लेने की ज़रूरत है या नहीं। और सेकेंडली जापानीज़ पीपल, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत पोलाइट होते हैं नेचर में। आप अगर किसी से सिर्फ इतना पूछ लोगे ना कि इस जगह जाने की मुझे रास्ता बता दो, तो वो अगर फ्री हुआ और जगह पास में हुई ना, तो वो आपके साथ वहाँ तक वॉक करके आ जाएंगे। इतने पोलाइट होते हैं ये लोग। और ऊपर से यहाँ पे तो जो डिज़नी का स्टाफ है वो जापानीज़ है, तो डिज़नी स्टाफ की ट्रेनिंग ही होती है कि गेस्ट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, फ्रेंडली तरीके से ट्रीट किया जाए। ऊपर से जापानीज़ लोग तो बहुत इमेंसली पोलाइट स्टाफ है। पीछे ऑलरेडी आप देख सकते हो ये एक टिकट चेकिंग पॉइंट आ चुका है। अभी जो हमने एंट्री ली वो टोक्यो के डिज़नी रिजॉर्ट में एंट्री ली। अब हम इस टिकट को दिखा करके टोक्यो डिज़नीलैंड में एंटर करेंगे। टिकट भी चेक हो चुकी है और हम अब ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं टोक्यो के डिज़नीलैंड में। पीछे यहाँ पे फूलों से मिकी माउस का बढ़िया से चेहरा बनाया हुआ है। चेहरे पे पसीना आपको दिख ही रहा है, बताने की ज़रूरत है नहीं कि थोड़ी बहुत गर्मी का मौसम है। और ख़ासकर इस समय पे शाम को जब सूरज थोड़ा ढल जाएगा तब थोड़ा और ज़्यादा प्लेजेंट हो जाएगा। तब तक मैं कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर इंडोर राइड्स कवर करें, और एक यहाँ की जो बहुत फेमस राइड है स्प्लैश माउंटेन, उसको कवर करेंगे। आप बिल्कुल मतलब रियल वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हो ऐसा फील कराने के लिए जो आप देख सकते हो बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने रेडी कर रखा है। एंटर होते से ही लगता है कि आप
किसी कार्टून की दुनिया में आ चुके हो। हर कोई यहाँ पे, यहाँ का स्टाफ, यहाँ पर आने वाले विजिटर्स भी, जैसा मैं अभी हो चुका हूँ, मन से बच्चे बन जाते हैं बिल्कुल ही। एक थीम पार्क का सबसे बेस्ट चीज़ होती है यहाँ बजने वाला जो ये म्यूज़िक होता है। आप सुन पा रहे हो? सामने दिख रहा है बढ़िया सा जो इस डिज्नीलैंड का मेन अट्रैक्शन जिसे आप कह सकते हो, यहाँ का बेहतरीन सा कासल। कासल के ही जस्ट पीछे से आप देख सकते हो एक एयरप्लेन गुजरता हुआ आपको दिखेगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि टोक्यो का जो हनेडा एयरपोर्ट है, जो टोक्यो का दूसरा एयरपोर्ट है, वो यहाँ से बहुत नज़दीक में है। ये स्टैचू आप देख पा रहे हो, ये है मिकी माउस, हम सबका फेवरेट, और साथ में है मिस्टर वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी ने ही डिज्नी कंपनी को शुरू किया था। टोक्यो डिज्नीलैंड के आज के हमारे इस दिन में हम अपनी दिन की पहली राइड लेने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में एंट्रेंस के बहुत पास में ये राइड है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। इस टाइप से बोट में ये लोग हमको बैठा देंगे और फिर आगे की राइड रहेगी। तो जी आज के दिन का दूसरा राइड या दूसरा एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, कंट्री बियर थिएटर का एक्सपीरियंस करके मैं बाहर आ चुका हूँ। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। कंट्री बियर थिएटर बेसिकली बहुत सारे अलग अलग एनिमेट्रॉनिक मतलब ये जो रोबोट्स होते हैं ना, जो ऐसे कैरेक्टर जैसे हिलते रहते हैं, इनको ये लोग एनिमेट्रॉनिक कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग एनिमेट्रॉनिक आ रहे थे, वो अपना गाना वाना गा रहे थे। अच्छा एक्सपीरियंस था। देख सकते हो टोपी और सनग्लासेस लगा लिए हैं, क्योंकि टोक्यो की चमचमाती धूप में इनके बिना आप कम से कम ये जो सीज़न है अगस्त सितंबर, इसमें आप जापान विज़िट कर रहे हो तो अपने साथ एक इस टाइप की हैट या कोई भी कैप और एक सनग्लासेस और सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें ज़रूर से आप कैरी करना। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ डिज़नीलैंड की, जो हमेशा से हर डिज़नीलैंड की एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक राइड रहती है, पर अब जो है ये सिर्फ टोक्यो डिज़नीलैंड में बची है। यूएसए वाले डिज़नीलैंड्स में इस राइड को थोड़ा मॉडिफाई करके इसका नाम थोड़ा बदल दिया गया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइड्स, और इस खास करके इस गर्मी में दोपहर के टाइम में तो जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, स्प्लैश माउंटेन पे। स्प्लैश माउंटेन आपने देखा होगा, इस टाइप की राइड्स होती है जो आखिरी में पानी में गिरती हैं और पानी आप पर उछलता है, उस टाइप की ही एक राइड है। ये देखो जी। रास्ते में ही मुझे ये इनका रोलर कोस्टर राइड गैजेट्स गो कोस्टर दिख गया है, तो मैंने सोचा पहले इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसमें वेट टाइम भी बहुत कम है। डिज्नीलैंड में जनरली रोलर कोस्टर्स होते नहीं हैं, या तो बहुत कम होते हैं। इस टाइप की राइड है ये, छोटा सा रोलर कोस्टर है, थोड़ा ऊपर जाता है और फिर यहाँ से उतरते बस इतनी छोटी सी राइड होती है। डिज्नीलैंड में एक एरिया इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, इसको ये लोग मिकीज़ टून टाउन कहते हैं। अगर बचपन में आपने डिज्नी चैनल पे मिकी माउस क्लब हाउस वाला कार्टून देखा होगा, तो उसमें ऐसे ही एक शहर में मिकी माउस रहता था। पूरा यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह है सब ऐसी ही है जैसे उस कार्टून में दिखाई थी। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है पावर हाउस। अब देखना आप कमाल, ये पावर हाउस का गेट अगर मैं खोलता हूँ, देखा, इस टाइप से एकदम बिजली कड़कने की आवाज़ और सब एनिमेशन वगैरह भी होता है। तो जी यहाँ मिकीज़ टून टाउन में सभी के घर दिए हुए हैं। ये जो मिकी के साथ जो मिनी माउस रहती है, ये उसका घर है। ये है जी मिकी माउस का घर। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये डेजी और डोनाल्ड डक की शिप है। और ये जो गूफी रहता है ना, जो डॉगी बड़ा प्यारा था, ये उसका घर है।
दोस्तों अगर आप में से कोई भी चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाए बिना मत जाना। उसको दबाने पे आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। होगा ये कि YouTube को पता चलता है कि मेरी वीडियोस अच्छी है और वो और भी इंटरेस्टेड लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा, जिससे कि मुझे मेरा चैनल ग्रो करने में थोड़ी हेल्प होगी। वीडियो को लाइक भी कर देना और नीचे कुछ भी अगर आपके फीडबैक, सजेशन या आपके कुछ क्वेश्चन जो आप आने वाले हो अगर जापान थोड़े दिनों में, तो वो सब आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से सबका रिप्लाई करूँगा। तो जी एंटर कर लिया है फ़िलहाल ब्यूटी एंड द बीस्ट के कासल को। उधर सामने एक बढ़िया सा वाटरफॉल बनाया हुआ है। वाटरफॉल के बीच में आपको जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ एक्चुअल में असली नहीं है, ये भी इन्होंने इसलिए बनाया ताकि पूरे कासल की थीमिंग अच्छे से हो सके, ताकि एक्चुअल में जो लोग आए उन्हें ऐसा लगे कि वाकई में कहीं ऐसी जगह आ गए जहाँ पे ये ब्यूटी एंड द बीस्ट का कासल है। और ये कासल की एक्चुअल जो टॉप तक की हाइट है ना, वो आप मान के चलो कम से कम 10 से 15 फ्लोर की बिल्डिंग या उससे ज़्यादा है। बाहर भी बढ़िया तरीके से थीमिंग के लिए प्रॉपर, अगर कोई आपको बताया नहीं कि ये कैसल इन्होंने जानबूझ के बनाया है किसी अट्रैक्शन के लिए, तो आप बिल्कुल मान भी सकते हो कि एक्चुअल में किसी पुराने एम्परर या राजा का कासल है। बिल्कुल रियलिस्टिक इन्होंने बनाया हुआ है इसको। तो जी यहाँ आए थे हम सुबह के लगभग 10 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे, और अभी घूमते घूमते वक्त हो चला है शाम के 4:30। सही बताऊँ तो एक भी मिनट ये बात का एहसास नहीं हुआ मुझे कि इतना टाइम कहाँ निकल गया। मतलब देखा जाए तो लगभग 6.5 घंटे बीत चुके हैं यहाँ पे, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी देखने को बहुत कुछ है, और अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर रात के 10 तक भी मैं यहाँ पे रहूँ तो शायद कुछ छूट जाएगा। तो जी फ़िलहाल वक्त हो चला है शाम के 5:45 यहाँ टोक्यो डिज्नीलैंड में। और जैसा आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक एक्स्ट्रा शो दिखाया। हुआ क्या ना कि जब मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट राइड कंप्लीट करके बाहर निकल रहा था, तो मैंने देखा कि एक थिएटर की एंट्री है, स्टेज वगैरह बना हुआ है, पर वहाँ पे जो डिज्नी के स्टाफ वाले हैं वो हर किसी को नहीं जाने दे रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा शो है, तो उन्होंने मुझे बताया, और फिर उस शो की सीधा अगली परफॉर्मेंस 5:10 पे थी। और जो परेड होती है जो दिन वाली हारमनी इन कलर, वो भी 5 बजे होती है। तो मैंने वो 5:10 वाली शो की बुकिंग ऐप पे जाकर के सीक्रेट तरीके से कर ली। और मैंने जब उसके रिव्यूज़ वगैरह देखे, फ़ोटोज़ वगैरह देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि परेड में जाने से बेटर, और क्योंकि परेड दिन में 2 बार होती है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ ये लोग हर किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे। और दूसरा, आज के पहले मैंने इस टाइप का कोई शो देखा भी नहीं था, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं वो शो अटेंड करूं देन परेड। तो जी सुबह से चलते चलते और इतनी सारी राइड्स अटेंड करते करते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। हालांकि मैंने दोपहर में भी अपने साथ लाया हुआ खाकरा वगैरह नमकीन थोड़ा बहुत खाया था, बट आखिरकार कुछ ना कुछ खाना खाना ही पड़ता है। तो फिलहाल मैं टुमारोलैंड में ये पैन गैलेक्टिक पिज़्ज़ा पोर्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने ये आप कह सकते हो टाको जैसा है शायद, जो भी है, मतलब चिकन एंड टमाटो की फिलिंग के साथ ये आप कह सकते हो क्लोज्ड पिज़्ज़ा जैसा, मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। और इसका टेस्ट भी मैंने करके देखा है, काफ़ी अच्छा है। तो जी आ चुका हूँ आज की अपनी आखिरी राइड में से एक, बज़ लाइटईयर में। इसमें जो है ना, आपको बिठाया जाता है एक ऐसी गाड़ी में जिसको आप अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घुमा सकते हो। उसमें बटन दिया हुआ रहता है, और आपके हाथ में पकड़ा दी जाती है एक बंदूक, और बंदूक से मारना होता है निशाने पे गोली।
और फिर राइड के एंड में सभी के पॉइंट्स, मतलब आपकी गाड़ी में जो आपके साथ बैठे होते हैं ना फैमिली वाले, उन सब के पॉइंट्स भी टोटल होकर के बता देता है। तो आप आपस में एक तरीके का कंपटीशन कर सकते हो कि किसने ज़्यादा निशाने पे गोलियां मारी। तो जी अब मैं बैठ चुका हूँ इस राइड में, और ये आ गई मेरे हाथ में भी अपनी बंदूक, ये देख सकते हो आप। और ये सामने ना जेड बने हुए रहते हैं बहुत सारे, जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, ये जेड, इस जेड पे आपको निशाना मारना रहता है ऐसे कर करके। तो लगाते हैं बहुत सारे निशाने, और आपको राइड के एंड में बताता हूँ कि मेरे कितने पॉइंट्स हुए। बंदूक चलाने वाले में तो बड़ा ही मज़ा आ गया, मैंने जो है उसको पूरा मैक्स आउट कर दिया। मतलब मेरे पॉइंट्स जो हुए ना वो 99999 हुए, मतलब उससे ज़्यादा पॉइंट कोई ला ही नहीं सकता, क्योंकि उसके आगे डिजिट नहीं थी वन। उसके बाद क्या 10000 होना चाहिए, तो वो होने के लिए उनके पास एक और स्क्रीन में जगह ही नहीं थी। इस कारण से उन्होंने कह दिया ये भाई आप L7 हो गया प्रो लेवल। तो जी एक बार कमेंट में जयेश ओपी लिख देना ज़रूर से। खैर तो जी आज की लगभग आखिरी राइड जो है मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेशन, ये भी हमने कंप्लीट कर ली है। काफ़ी बढ़िया सी राइड थी। इसमें आपको ना एक फ्लैश लाइट दे देते हैं टॉर्च जैसी, आपको मॉन्स्टर्स पे टॉर्च मारनी होती है, वो क्या छुपे हुए रहते हैं। आप जैसे जैसे उन पर टॉर्च मारते हो फिर वो बाहर निकल के आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सा और कुछ नया सा एक्सपीरियंस था। फ़िलहाल आप देख सकते हो बड़ा तेज़ तेज़ चल रहा हूँ मैं, कारण आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परेड मेरे ख्याल से ऑलरेडी चालू हो चुकी है या थोड़ी देर में होने वाली होगी। कैसल वो रहा मेरे पीछे, बस उसी की तरफ चलेंगे क्योंकि परेड उसी के आसपास चक्कर लगाती है। परेड में क्या है, अब एक ऑलरेडी मिस कर चुका हूँ, पर उस एक परेड के बदले में मैंने जो शो अटेंड किया वो बहुत बढ़िया था। पर अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं दूसरी परेड भी मिस कर जाऊँ, क्योंकि इस समय कोई शो भी नहीं है जिससे मैं अपने लॉस को कंपनसेट कर सकूँ। तो देख ही सकते हो ये भीड़ जो आपको दिख रही है ना रोड के दोनों तरफ, कई 100 लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो और किसी चीज़ का नहीं, परेड का ही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाली परेड होने वाली है ये जो है पूरे तरीके से अंधेरा कर दिया जाएगा आसपास, और जो गाड़ियाँ आएंगी ना जो परेड वाली, उन सब में बहुत बेहतरीन सी लाइट वगैरह लगी भी रहेगी, और लाइट से ही सारे कैरेक्टर्स वगैरह बने रहेंगे। तो जी पहुँच चुके हैं और जस्ट इन टाइम पहुँचे हैं, परेड अभी स्टार्ट हुई है। तो जी ये थी इलेक्ट्रिक परेड टोक्यो डिज्नीलैंड की, बहुत ही मज़ेदार सी थी। काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स और सारे डिज्नी कैरेक्टर्स बढ़िया तरीके से हाथ वाथ हिलाते हुए, बच्चों से मिलते हैं, नाचते गाते हुए गुजरे हमारे सामने से। फ़िलहाल जो है वक्त हो चुका है डिज्नीलैंड को अलविदा कहने का। डिज्नीलैंड पे कल सुबह तक के लिए अब ताला लगने का समय आ चुका है, और एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सी फीलिंग होती है जब डिज्नीलैंड से आप बाहर निकलते हो, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि आप बिल्कुल दिन भर अपने जैसे आप बचपन में वापस चले जाते हो। तो जब आपको कह दिया जाए कि बस अब बहुत हो गया, चलो यहाँ से बंद करने का समय हो गया है, तो ना जाने का दिल नहीं करता। इसलिए थोड़ा सा चेहरे पे सभी के निकलते वक्त दो टाइप की फीलिंग्स मिक्स हो जाती है। एक तो जो दिन भर उन्होंने मज़ा किया, यादें बनाई अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ। एक तो वो लोग उस मेमोरी को लेते हुए मुस्कुराते हुए यहाँ से निकलते हैं, और दूसरा
जो उनका मन कहता है कि यार हो सके तो थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए, उस थोड़ा सा कह सकते हो आप गिले शिकवे को लेकर के। फ़िलहाल काफ़ी थक चुका हूँ मैं भी। तो जी जैसी कोशिश हमने हांगकांग में की थी वैसी ही सेम कोशिश आज भी की कि एक ही दिन में डिज्नीलैंड की सारी राइड्स को कवर किया जाए, पर तब भी हम नाकामयाब रहे थे, आज भी नाकामयाब रहे। मतलब मेन बड़ी बड़ी और फेमस राइड्स जो यहाँ पर आकर के करनी ही चाहिए वो सारी हमने कवर कर ली है, पर जो छोटी छोटी राइड्स होती है ना, जैसे वो घूमने वाले क्रॉसल्स होते हैं, एक वो उड़ने वाला हाथी डम्बो एलिफेंट, ये सारी राइड्स आपकी रह जाती है अगर आप मेन कवर कर लो तो भी। तो मेरे ख्याल से पता नहीं कब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम एक ही दिन में जो है टोक्यो या किसी भी दुनिया के डिज्नीलैंड में जा कर के एक ही दिन में वहाँ की सारी राइड्स कवर कर सकें। ऐसा भी चैलेंज एक बार फिर से लेंगे। अभी अभी तो हमने सिर्फ टोक्यो और हांगकांग डिज्नीलैंड कवर किया है, अभी हमारे लिए पेरिस और शंघाई, ये 2-3 जगहों पर और डिज्नीलैंड यूएस वाला जो सबसे मेन है, ये 2-3 जो है बचे हुए हैं। ज़रूर से मेरा मानना है कि किसी ना किसी एक में हम शायद ये चैलेंज पूरा कर पाएँ।